जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को बड़ा झटका। मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्टोरल बॉन्ड किसे कहते हैं? राजनीतिक पार्टियों के पास कहां से आता है इतना सारा पैसा? कौन देता है इन्हें चंदा? क्या वो गैर कानूनी है या वो कानून के अंतर्गत है? क्यों सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की इस पॉलिसी से नाराज था? ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस खेल के अंदर तीन लोगों की अहम भूमिका है। एक है एसबीआई, राजनीतिक दल और बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां। 2017 तक क्या होता था कि बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां राजनीतिक दलों को, अपने पसंदीदा पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए भारी चंदा देती थी, कैश के रूप में या चेक के माध्यम से। लेकिन 2017 में बॉन्ड सिस्टम आया, इलेक्टोरल बॉन्ड, कि अब बस चंदा बॉन्ड के माध्यम से लिया जाएगा। बॉन्ड के माध्यम से। अब ये बॉन्ड क्या है उसको हम समझते हैं, लेकिन पहले समझिए क्या कि अब जो है पैसा पहले एसबीआई बैंक में जाके जमा करना है। एसबीआई बैंक एक कागज देगा जिसे कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड व्यापारी कंपनी को मिला। अब व्यापारी कंपनी जाके देगी एक राजनीतिक पार्टी को। पार्टी का नेता बैंक में जाकर जमा करेगा और कैश ले लेगा। यह है बॉन्ड सिस्टम। लेकिन यह बॉन्ड सिस्टम जो मोदी सरकार 2017 के अंदर लेके आई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इस पर रोक लगा दी। एसबीआई से हिसाब मांगा है सभी बॉन्ड का। जानेंगे पूरी वीडियो में, बहुत ध्यान से आप बने रहिए। और अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब पहले हम जानते हैं कि याचिका दायर करने वाले की दलीलें क्या है। जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली वो क्या कहते हैं इस बॉन्ड के मामले में? अगर मतदाताओं को प्रत्याशियों की संपत्ति और देनदारी की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह भी जानने का अधिकार है कि प्रत्याशियों की पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। अगर हमें यह पता चल जाता है कि किसी पार्टी को ऐसी कंपनी बॉन्ड जारी कर पैसा दे रही है जिसे उस पार्टी ने फायदा पहुंचाया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो पार्टी भ्रष्ट है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ध्यान से देखिए, बॉन्ड स्कीम अपराधियों को सजा से बचाती है। अगर किसी व्यापारिक कंपनी ने किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को पैसे दिए, बॉन्ड दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपना फायदा जरूर निकालेगी। सर आगे देखते हैं। अगर बॉन्ड स्कीम का मकसद था कि कैश फ्लो को रोका जाए, तो वो तो अभी भी हो रहा है। मोदी सरकार जो बॉन्ड स्कीम लेके आई थी वो ये कहकर लाई थी कि काले धन को खत्म किया जाएगा, कैश फ्लो कम किया जाएगा। वो तो अभी भी चल रहा है। सर आगे चलते हैं। अब नई बात यह है इस स्कीम में कि पहले 2017 तक क्या होता था कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो अपने प्रॉफिट का 7.5% डोनेट यानी दान कर देती थी किसी राजनीतिक पार्टी को। राजनीतिक पार्टी को 7.5% मैक्सिमम। 2017 की बॉन्ड स्कीम में क्या कहा कि अपने प्रॉफिट का 100% भी दान किया जा सकता है। ऐसा कभी कोई करता है? लेकिन इस बॉन्ड स्कीम में ऐसा ही था। और हद तो तब हो गई जब एक लाइन और लिख दी गई कि अगर कोई लॉस में भी है ना, 100 के 100% लॉस में, तो भी अपनी वो फैक्ट्री को बेचकर बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक पार्टियों को दे सकता है। अगर कोई लॉस में है, कोई हानि में है, तो भी। ये तो हद ही हो गई। चलिए छोड़िए, विदेशों से हम डायरेक्ट हमारी राजनीतिक पार्टियां चंदा नहीं ले सकती।
लेकिन उसका भी एक उपाय निकाल लिया गया है कि विदेशी कंपनी कोई भारत में कंपनी खोलेगी भारतीय कंपनी की ही तरह, उसमें इन्वेस्ट करेगी, उस कंपनी के द्वारा बॉन्ड परचेज कराकर राजनीतिक पार्टियों को गिफ्ट कर देगी। खैर वो सब चीज ठीक है, लेकिन इस आधार पर भी चंदा लिया जा रहा है। अब उस बेंच की बात करते हैं जिसने ये शेरदिली का काम किया। वो 5 जज कौन हैं जिन्होंने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी पर रोक लगाई? ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ। किसी भी संवैधानिक मामले पर कम से कम 5 जज आते हैं। उन 5 जजों में ये कौन कौन है? जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना और सीजेआई यानी वर्तमान भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 5 जज ऐसे हैं, इन्होंने पांचों की एक राय से इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को बंद कर दिया। अब क्यों बंद करा, ये क्या कहते हैं कि इस पॉलिसी में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में यह बात गलत है। बड़ा रोचक है, अगली बात वही जानने की है, लेकिन उससे पहले इन शेयरों के बारे में कुछ जानकारी। यह है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में, जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। ये देश के पूर्व सीजेआई यशवंत चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। इनके पिताजी भी, जिनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, भारत के सीजेआई रहे हैं। 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने एलएलबी किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर, अमेरिका की ओकलाम यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम किया। सर, ओकलाम यूनिवर्सिटी 1988 से 97 के बीच मुंबई यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। वर्ष 2000 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, मार्च 2000 में मुंबई हाई कोर्ट के जज बने। 31 अक्टूबर 2013 को प्रमोशन हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन सकता है आपसे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 9 नवंबर 2022 से ये सीजेआई हैं। अब इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनके बाद जो मेन सीनियरिटी में आते हैं वो है आपके संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी जो ये हैं, संजीव खन्ना जी इनके बाद सीजेआई बनने की लाइन में सबसे अग्रणीय हैं। कुछ इनके बारे में भी जानते हैं। संजीव खन्ना जी के बारे में, दिल्ली में मॉडर्न कॉलेज स्कूल से इनकी शिक्षा हुई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ से एलएलबी। वर्ष 1983 में वकील के तौर पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सम्मिलित हुए। 2004 में दिल्ली में नागरिक कानून मामलों के लिए स्थायी वकील के तौर पर नियुक्त हुए हैं। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज, 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में स्थायी जज और 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद यही पंक्ति में अग्रणीय हैं। तो ध्यान से देखना, संजीव खन्ना जी, क्या नाम है इनका? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी, भगवान ईश्वर करे कि आपको सीजेआई जरूर बनाए। इन पांचों ने मिलकर ये जो मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी थी, इस पॉलिसी पर रोक लगा दी। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। पहले ये ध्यान से सुने कि किस पार्टी को
पिछले 3 से 4 सालों में कितना चंदा मिला, वो रिपोर्ट क्या है। तो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज आती है उनकी, उसके मुताबिक 57% वर्सेस 10% बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के आंकड़े ये आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड फंड्स। अब देखते हैं 2017-18 से 22-23 तक का आंकड़ा इन करोड़ में। बीजेपी के पास 6,566 करोड़ रुपए का चंदा आया है इन वर्षों में। किसके पास? बीजेपी के पास। वहीं कांग्रेस के पास 1,123 करोड़ रुपए मात्र, टीएमसी के पास में 1,093 करोड़ और बीजू जनता दल 774, डीएमके 617, बीआरएस 384 और इस तरह से, जैसे इसमें बाद में आप भी है उसमें 94 करोड़। तो सबसे ज्यादा जो चंदा आया वो किसके पास आया है? बीजेपी के पास। अब आलोचना की दृष्टि से बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी होती है, कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक कंपनियां जो होती, कहीं ना कहीं उसमें जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको, वर्तमान पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा ज्यादा मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों से। जब कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस को भी मिलता था, लेकिन आज लगभग 10 सालों से बीजेपी है तो बीजेपी को भी मिलता है। लेकिन अगर आपको गौर करना है तो आप गौर ये कीजिए, और 5-6 मार्च को एसबीआई की वेबसाइट पर डाटा डल जाएगा, जो लेटेस्ट डाटा होगा 2024 तक का, कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले, कितने रुपए के बॉन्ड मिले और वो बॉन्ड किस किस कंपनी ने दिए। फिर आप ये चेक करें, अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 भी लेके आएंगे इसका, इसी के ऊपर, कि वो जो कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है बीजेपी पार्टी को, उनमें से कितनी कंपनियों पर पिछले 3 से 4 सालों में ईडी का छापा भी लगा है। फिर यह गौर करना कि क्या उससे पहले वो बीजेपी को चंदा देती थी। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। हाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी आलोचना की दृष्टि है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉन्ड से इतना चंदा आया 6,566 करोड़ का। अब कुछ ये देख लेते हैं कि ये जो मेन व्यक्ति हैं ये कौन है। कि 2017 में जो मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी लेके आई कि इस तरह से हम चंदा लेंगे, तो ये है प्रशांत भूषण जी। इन्हें सैल्यूट है, सलाम है सर आपको। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों में से एक है, बड़े महान और बड़े शिक्षित वकील। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतने ज्ञान भंडार बिल्कुल, और निर्भय। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली, उनकी पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे और अंततः सफलता प्राप्त की। इनका यह कहना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी है ना, ये आम नागरिक के अधिकारों पर रोक लगाती है। मतदाता का अधिकार है अपने राजनेता की संपत्ति को जानना संविधान के तहत, और फिर यह भी जानना कि वो मंत्री जी हमारे किस पार्टी से हैं, उस पार्टी के पास में चंदा कहां से आ रहा है, कौन कंपनी उस पार्टी को चंदा देती है, उस कंपनी के पास कहां से पैसा आया, यह जानने तक का अधिकार एक मतदाता का, एक वोटर का है।
जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी जो मोदी सरकार लेके आई उसमें यह लिखा था कि वोटर का अधिकार नहीं है जानना कि किसने चंदा दिया, कहां से चंदा आया, कहां को चंदा खर्च हुआ। तो प्रशांत भूषण जी कहते हैं अपनी याचिका में, अपनी दलील में, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, बोले नहीं, सूचना के अधिकार के नियमों के इलेक्टोरल बॉन्ड योजना खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह गैर संवैधानिक है, इस पर रोक लगाई जाती है तत्काल प्रभाव से। 15 फरवरी 2024 ऐतिहासिक दिन है सर। संविधान के अनुच्छेद 19 1 ए स्मॉल। आगे देखते हैं क्या क्या दलीलें निकलती हैं सामने। अब चीजें जब सामने निखर के आई तो मीडिया चुप हो गई। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी बात रखी, उनको सलाम है, उनको सैल्यूट है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर मैं देखूं, चाहे वो यूपीएससी या वनडे एग्जाम, इसे जानना जरूरी है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में मीडिया को यह दिखाना चाहिए, आम नागरिक को पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड कहते किसे। मैं साधारण तौर पे ही ऐसे ही सोशल एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, तो मैं अपने एक रिलेशन में एक है हमारे, उनसे पूछ बैठा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, क्या आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो चुके हैं? बोले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? मैंने, जब आपको नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, मैंने जो गरीब किसान है, उसका बालक है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसे क्या पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड किसे कहते हैं? जबकि उसी के पेट को काटकर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया जा रहा है। पैसा मेरा, चंदा कोई और दे रहा है, बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। वह इलेक्टोरल बॉन्ड योजना अगर सही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन लगाया? और सुप्रीम कोर्ट तो सही होता ही है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी तो कोर्ट ने ही दिया। संविधान का रक्षक कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं हो सकता। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप नोटबंदी का फैसला पहली बार सुनाते हैं तो आप 2000 की नोटबंदी का फैसला भी सुनाएं। जब आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, माननीय अरुण जेटली साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे गिनाते हैं, तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाता है तो आप उसके समर्थन में आधिकारिक बयान लेके आइए। आम जनता जानना चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बंद करा। बताइए, कौन बताएगा कि क्यों बंद हुआ? यह गलत था, यह गरीब जनता के पेट पर लात थी। इलेक्टोरल बॉन्ड, गरीब का पेट काटकर इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया। चुनावों में चंदा गरीब जनता के पेट पर लात है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको जागरूकता से अवगत कराता हूं, वास्तविकता से अवगत कराता हूं। देखिए, मीडिया तो नहीं दिखा रही है, लेकिन एक चीज जरूर आप जान लीजिए यहां कि वो ये है कि आज से आप फिर हमारे अन्नदाता हुए। ये मंत्री जी हैं और ये कौन है? ये गरीब व्यक्ति है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि चुनाव की डेट आ गई क्या? हाथ तो तभी जोड़े जाते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। भारत की जनता को सिर्फ जगाना शिक्षा का काम है। खाली पेपर पास करने से थोड़ी काम होता है। इस पढ़ाई से पेपर तो पास होता ही होता है। अनुच्छेदों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, आरटीआई के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अगर भारत का आम नागरिक भी, मेरे ताऊ चाचा, मेरे ताई,
आंटी अंकल हमारे अगर ये जान लेंगे तो सीख लेंगे सर, बोलेंगे हमारे घर जो प्रतिनिधि हमसे वोट मांगने आते हैं, अपने प्रतिनिधि से जब आपके घर आपका प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आए, मंत्री जी वोट मांगने के लिए आए, तो आप उनसे पूछें क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना गलत थी? तो फिर क्यों बनाई? आगे चलते हैं। अब यहां पर जरा गौर करें, जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का आम अधिकार नहीं है संविधान में लिखा है कि हमें राइट है अपने मंत्री जी की संपत्ति जानने का, उनकी राजनीतिक पार्टी का जो फंड है उसमें पैसा कहां से आता है, कौन देता है, फिर वो पैसा कहां से कमाया जाता है, ये जानना हमारा अधिकार है। उस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। सूचना का अधिकार जनता का आम अधिकार नहीं है? है जी, बिल्कुल है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, कोर्ट क्या कहती है? कौन कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। बब्बर शेर, अभी बब्बर शेर का एक कथन पीछे है, उसे दिखाएंगे आपको। गुमनाम चुनावी बॉन्ड। गुमनाम मतलब सर नाम नहीं पता होता, कौन खरीद कर ले गया, किसको जाकर देगा। मंत्री जी जब जाएंगे भुनाने उसे कि ये 1 करोड़ का बॉन्ड लाओ पैसे, तो एसबीआई ये नहीं पूछेगा ये बॉन्ड कहां से आया, किसने दिया था तुम्हें, ये आया समझ में? ऐसा क्यों बताएंगे अभी। गुमनाम चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद 19(1) स्मॉल ए है, ये का उल्लंघन है। गुमनाम चुनावी बॉन्ड, नाम लिखा होना चाहिए सर, सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे, बहुत ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 19(1) स्मॉल ए या कै कह लो, कै कबूतर, संविधान का अनुच्छेद क्या क्या कहता है? भाषण की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, सब बोला करो, जवाब लिया करो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोला नहीं जा रहा तो काली पट्टी हाथ पर बांध लो, सड़क पर बैठ जाओ, लेकिन किसी का मार्ग अवरुद्ध ना हो, थोड़ा साइड में। यह अभिव्यक्ति है की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक। फेसबुक पर स्टेटस लगाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। प्रसारण, प्रेस या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। जो मीडिया आज बोलती है, जवाब पूछती है, मैं यहां आपको यह बात बता रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है सर, इस अनुच्छेद ने दी है मुझे ये स्वतंत्रता। कई भोले मेरे भाई ये सोचते होंगे, बोले ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये काम तो मीडिया का है। सर मीडिया और मास्टर कहां अलग है, एक ही तो है, बस थोड़ी दिशा अलग अलग है, उद्देश्य एक ही है, जनता को जागरूक करना। जो काम मीडिया करती है, जो काम शिक्षक करते हैं, अध्यापक करते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्बो वर्जन पेश करना होता है कि अपने अपने काम की चीजें जनता उसमें से निकाल ले। इसमें नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंचाने का अधिकार भी शामिल है। सही सूचना हो और
क्या हर सूचना आपको दी जा सकती है? हां, जो रक्षा संबंधी मामला हो, जो किसी दूसरे देश से रक्षा संबंधी सौदे हो, जहां देश की अस्मिता हो, जहां राष्ट्रवाद का मामला आ गया हो, वहां पर सूचना का अधिकार काम नहीं करता। लेकिन यहां पर कौन सी अस्मिता का मामला है? यहां पर कौन सी देशभक्ति का मामला है? यहां तो चंदा दिया चंदा लिया ये बताना था, नाम छुपा लिया तुमने। शेम ऑन यू। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मेरी क्या मजाल जो मैं कह सकूं। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, राजनीतिक प्रक्रिया पर किसी भी व्यक्ति के योगदान की तुलना में किसी कंपनी के योगदान का गंभीर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी किसी पार्टी पर क्या प्रभाव डालेगा? एक आदमी। और जहां पूरी कंपनी, हम तुम मोहब्बत में, लगाव में मंत्री जी को दे देते हैं, बोले मंत्री जी लो 2, 4, 10, 5 हजार रुपए। वो भी कब? जब बहुत मामला क्लोज हो और कमाई अच्छी हो रही हो। वरना गरीब मजदूर कहां 10-20 रुपए दे दिए तो बहुत अपने आप को आला समझते हैं। लेकिन अगर कंपनी 10 करोड़ देती है, 100 करोड़ देती है, तो कंपनी व्यक्ति के भाव में और कंपनी के भाव में तो बड़ा अंतर है ना। उसकी फीलिंग व्यक्ति की अलग है, कंपनी के अंदर फीलिंग होती ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो मुनाफे को चलकर देखती है। जहां मुनाफा वहां कंपनी के पैर, अगला कदम बढ़ा देगी, वरना पीछे हटा लेगी। जो उसे टैक्स में रियायत देगा, जो उसके प्रदूषण को नजरअंदाज कर देगा, जो उसकी बैलेंस शीट को इग्नोर मारकर आगे निकल जाएगा, जो उसके इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, उसे थोड़ा छूट मिल जाएगी, कंपनी उसे बॉन्ड दे देगी। तुम हमें फायदा कराओ, हम तुम्हें फायदा कराएंगे। धप्पा स्पाइस, धप्पा स्पाइस चल रही है। तैने मुझे खो दी, मैं तुझे खो दूंगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो तुम्हें बॉन्ड देगा। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यापारिक लेन देन है। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यापारिक लेन देन है, भाव नहीं है कि मेरे घर मंत्री जी आए, मैंने 500 रुपए निकाल के दे दिए, मंत्री जी चुनाव लड़ो, ये मेरे भाव हैं। कंपनी के अंदर भाव नहीं होते, वो लेन देन कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं सर, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है सर। और ये इसलिए भी मैंने तुम्हें ये स्लाइड लगाई है, ये मीडिया की ही कटिंग है, अलग अलग बड़े बड़े चैनलों की। हाल आपका मन है कमेंट में कुछ भी लिखिए, वाक की स्वतंत्रता है सर अनुच्छेद 19(1) के तहत। आगे चलते हैं। धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। कंपनी एक्ट में भी संशोधन करा गया था 2017 में, जेटली साहब के जमाने में। और हद तो तब हो गई थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड को धन विधेयक बनाकर लोकसभा में पेश करा गया और राज्यसभा धन विधेयक के मामले में
पावर शून्य होती है। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। 109 में प्रक्रिया तो 110 में परिभाषा। क्या जरूरत थी धन विधेयक बनाकर पेश करने का इलेक्टोरल बॉन्ड को? नीतिगत बिल था सर। आम नागरिक को बताया करो अपने भाषणों में कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। अब आप कहोगे कि आम नागरिक को क्यों बताएं? क्यों नहीं बताएंगे सर? संविधान आम नागरिक से चलेगा, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के नेता नहीं। संविधान किसी की बपौती नहीं है। वो तो बड़ा बड़ा धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक फैसला दिया सर, सैल्यूट है सर, बारंबार आपको नमन है। चंद्रचूड़ जी की बेंच, वो 5 जजों की बेंच धन्य है जिसने इतना महनीय, इतना ऐतिहासिक निर्णय दिया। पत्थर की लकीर बन गई है। मैं नहीं मानता कि इतनी राजनीतिक शक्ति, स्थिरता होने के बावजूद भी ऐसा कठोर निर्णय लेना। चंद्रचूड़ जी वास्तव में आप बब्बर शेर हैं। आगे चलते हैं। क्या कहता है आंकड़ा बॉन्ड के संबंध में, ये देखते हैं। अदालत में सरकार का पक्ष। अभी तक मैंने जो भी बात कही वो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। मोदी सरकार अब ये कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है। क्यों सही है, क्या उसमें अच्छाई है, उन्हें देखते हैं। और अगर जो वास्तव में अच्छाई होगी उसको सराहा जाएगा। भारत समेत दुनिया के कई देश काले धन की समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल जूझ रहे हैं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, इसका मकसद है कि साफ पैसा चुनाव में, बैंकिंग सिस्टम में और राजनीतिक पार्टियों के पास आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये स्कीम क्लीन मनी की दिशा में एकमात्र स्टेप नहीं है। ऐसे कई सारे स्टेप लिए गए हैं जिसकी वजह से सिस्टम में बहुत सारी क्लीन मनी आज की तारीख में मौजूद है। नियत में कोई शक नहीं है कि नियत बिल्कुल साफ पाक है, अच्छी बात है, सरकार का यह पक्ष है। अगर स्कीम से गोपनीयता चली जाती है तो स्कीम समाप्त हो जाएगी। हम 2018 के वक्त में वापसी लौट जाएंगे। आप याचिकाकर्ताओं से पूछिए कि अगर देश 10 कदम पीछे चला गया तो उन्हें क्या फायदा होगा। सरकार, मोदी सरकार का जो पक्ष लेने वाले एडवोकेट, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो महान्यायवादी के नीचे काम करते हैं, कई बार वो भी मुकदमा सुनते हैं और महान्यायवादी भी सुन लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि काले धन को समाप्त करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, क्लीन मनी सिस्टम लाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को निकालने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जरूरी है। अच्छी बात है, बिल्कुल जरूरी है। फिर कहा कंपनी इसलिए चंदा देती है, कंपनी इसलिए चंदा देती है ताकि पॉलिसी उसके फेवर में आए, वो चैरिटी करती हुई न दिखे, दान देती हुई न दिखे। दान का भाव
तब होता है कि जब यह ना पता लगे कि पैसे किसने दिए। एक होता है गुप्त दान, तो गुप्त दान महादान कहा जाता है ना, तो उस फीलिंग से, उस भाव से सरकार कंपनियों का पक्ष रख रही है। लेकिन भाव काम नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जज्बातों से काम नहीं चलता है, सबूतों की जरूरत होती है। यहां भावना केवल भारत की जनता की चलती है। व्यक्तिगत अधिकार छोटे हो जाते हैं जब भारत की जनता का मसला आता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको दूंगा मैं, अगर आप समझ पाओ तो इस पूरे खेल में क्या चल रहा है। सोने का अधिकार, सुकून से नींद लेने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। उनको जब आप डिटेल से पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 को, जिसमें टैग लाइन में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 21, उसमें आपको लिखा मिलेगा कि चैन से, सुकून से, आरामदायक निद्रा लेने का अधिकार सभी का होता है। अगर मोहल्ले में डीजे बज रहा है देर रात तक, जो आपकी नींद में खलल डाल रहा है, तो डीजे को बंद कराया जाएगा, क्योंकि उससे कई सारे लोगों की नींद के अधिकार में बाधा आ रही है। यहां डीजे एक व्यक्ति का अधिकार है, मनोरंजन का अधिकार भी 21 में लिखा हुआ है, और आरामदायक नींद का अधिकार भी 21 के अंतर्गत है। तो यहां मनोरंजन के अधिकार को हम छोटा मानेंगे, व्यक्तिगत मानेंगे, और अच्छी नींद लेने के अधिकार को ज्यादा बड़ा मानेंगे। इसलिए हम रात को डीजे बंद कर देंगे और दिन में भी एक निश्चित साउंड पर, जो तयशुदा साउंड है, उस वॉल्यूम तक ही उसे बजाएंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मस्जिद में आजान के ऊपर, मंदिरों में आरती के ऊपर। जब वहां वो बजेगी या अजान होगी, तो यहां 4 बजे जब अजान होगी फजर की, 4 बजे 5 बजे, तो ये धार्मिक मामला है, अनुच्छेद 25 से जुड़ा हुआ, धर्म के अंतःकरण की और धर्म को अबाध्य रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो यहां अब निद्रा का अधिकार जो है वो छोटा पड़ जाता है। तभी तो सोनू निगम जी ने रेजर घुमा दिया, बोले अगर मस्जिद का साउंड बंद नहीं हुआ अजान का तो मैं शेव करा दूंगा। करा दीजिए, करा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखते हैं कि कहां पर ज्यादा व्यक्तियों का सवाल है, कहां कम व्यक्तियों का सवाल है। तो जो दान देने वाला व्यक्ति है, कंपनी है, वो ये चाहती है कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। क्यों गुप्त रखा जाए? कि मान लीजिए एक एक्स नाम की कंपनी है, उसने बीजेपी को वोट दिया, सॉरी बॉन्ड दिया, पैसे दिए। एक तरह से बॉन्ड क्या होता है? पैसों का ही लेटर होता है, ऐसे मानो चेक ही एक तरह का, बस उसमें चेक में नाम वाम भरा होता है, बॉन्ड में नहीं होता। ये अंतर है। 15 दिन के अंदर अंदर उसे भुनाना होता है, 10 दिन के अंदर अंदर बॉन्ड खरीदने होते हैं, बस ये अंतर है। अब एक्स नाम की पार्टी ने बीजेपी को बॉन्ड दिया, एक रकम का बॉन्ड दिया। अब जब रकम का बॉन्ड दे दिया, तो अगर विपक्षी पार्टी को यह पता लग गया कि एक्स नाम की पार्टी जो है बीजेपी को फंड देती है, बॉन्ड देती है, कांग्रेस अभी मान लीजिए विपक्ष में, अब मान लीजिए कांग्रेस जो है वो पक्ष में आ जाती है, तो पक्ष में आने के बाद में उस एक्स नाम की कंपनी को वो परेशान ना करे, बोले ये उस पार्टी को चंदा देती थी, इसलिए सरकार ने इन कंपनियों का नाम गुप्त रखने की बात कही। यह सरकार का पक्ष है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है हमारा,
इसे किसी की सीता मीता से मतलब नहीं होता। वो ये चाहता है, कंपनी चाहती है कि हम आराम से व्यापार करते रहें। लाला मतलब कंपनी। लाला चाहता है कि अपने आप मंत्री जी को अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारी कंपनी उन्हें आराम से चंदा देगी, उसकी आड़ में हमें वो थोड़ी सी पॉलिसी बना देंगे हमारे पक्ष में, जिसमें थोड़ा टैक्स में छूट हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ पा रहे हो? तो ये बात जो है वो यहां पर है कि इसलिए गुप्त रखा जा रहा है कि चैरिटी होते हुए, दान होते हुए ना दिखे। इसलिए बॉन्ड में नाम नहीं खोला गया होता कि कौन व्यापारी खरीदने आया, और जब नेताजी उसे भुनाने आएंगे बॉन्ड को, तो एसबीआई ये नहीं पूछेगा कहां से आया बॉन्ड बताओ। गुप्त रहेगा मामला। मान लीजिए मुझे चुनाव में चंदा देना है और मैं चेक के जरिए पैसा देता हूं, तो सभी पार्टियों को यह पता चल जाएगा कि मैंने पैसा दिया और किसको दिया। चेक से तो पता ही लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इस जरिए पैसा नहीं देता हूं तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैंने कितने पैसे दिए, किसे दिए, नहीं पता लगेगा। बॉन्ड के माध्यम से अगर दूंगा तो बॉन्ड में और चेक में क्या अंतर है, क्लियर कर लेना यूपीएससी के लिए, क्योंकि बताना जरूरी होता है ना भाई, हमारी ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड है। यूपीएससी वनडे एग्जाम दोनों। मान लीजिए किसी राज्य में मेरी पार्टी है और मुझे किसी ने पार्टी के पक्ष में, मेरी पार्टी के लिए चंदे के लिए 30 करोड़ रुपए दिए। मैंने पार्टी के फंड में 20 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन अगर मैं ये पैसा बॉन्ड के जरिए अगर लूं तो एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा पार्टी फंड में। यह बात भी बड़ी जरूरी है भैया। 2017 तक क्या होता था कि कोई कंपनी आई चंदा लेकर, हार्ड कैश लेकर, संदूक में नोटों की गड्डी लगी हुई है, थोड़ा सा पैसा पर्सनली रोक लिया, बाकी दिखा दिया, बोले जी ये पैसा आया है। ये बात तो सही है, लेकिन जब बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड आएगा पार्टी के अकाउंट में, तो सबको पता लगेगा कि इतना रुपया आया है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सरकार की ठीक है। तो फिर गलत क्या है? गलत यह है कि यहां एक कंपनी की निजता का सवाल है। एक कंपनी की निजता के हम चाहते हैं हमारा नाम उजागर ना हो, हमारे शेयर धारकों को भी ना पता चले कि हमने कितने रुपए दे दिए। ये लिखा हुआ है बॉन्ड स्कीम में कि जिस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको भी नहीं बताया जाएगा कि चैरिटी कितनी हो गई और किस पार्टी, मतलब केवल रकम खोली जाएगी, किस पार्टी को दी ये नहीं खोला जाएगा, बस एक तयशुदा रकम की चैरिटी है। तो ये तो शेयर धारकों के साथ भी दिक्कत है। खैर, लाला की दुकान, लाला के नौकर, लाला जाने। अब अगली बात पे आते हैं। अदालत में सरकार का पक्ष, एक पक्ष और है सरकार का। कुछ सेफ गार्ड प्रैक्टिस भी है। मैं तभी बॉन्ड खरीद सकता हूं अगर मैंने केवाईसी कराया हुआ है, कंपनी की बात है तो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगा कि फला अमाउंट डोनेट किया गया है, पार्टी के खाते में दिखाएंगे कि पैसा मिला है। आया समझ में? अगर कोई कंपनी दान देती है तो उसकी बैलेंस शीट में से होगा कि दान दिया है। किसे दान दिया है? पंडित जी को दान दिया है, बीजेपी को दान दिया है, कांग्रेस को दान दिया है, गरीबों को दान दिया है। यह नहीं होगा खुला हुआ। तो ये किसके साथ धोखा हुआ?
शेयर होल्डर्स के साथ में। अगर चंदा देने वाला अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वो बॉन्ड से चंदा दे, लेकिन अगर उसे अपनी पहचान जाहिर करने से कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके पास चेक से चंदा लेने का ऑप्शन मौजूद है। आया समझ में? तो फिर बॉन्ड सिस्टम क्यों लाया गया? कौन खरीदेगा बॉन्ड और क्यों देगा फिर पार्टी को, यह देखना है। और 6 मार्च को यह देखेंगे कि एसबीआई जो है वो किन किन का नाम सामने लाता है अगर पारदर्शिता रही तो, और निर्वाचन आयोग 13 मार्च को अपनी वेबसाइट पर किस किस के नामों का बॉन्ड डालता है अगर भगवान की कृपा रही तो। सही सही। कोर्ट के सरकार से सवाल। अभी तक सरकार कह रही थी कि जी हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम पे, हमारे चरित्र पे, हमारी नियत पे शक मत करो। कोर्ट कह रहा है अच्छा तुम्हारे पे शक ना करें, कुछ सवालों के जवाब दो। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम जाहिर कर देते हैं तो बाकी दूसरी पार्टियों को भी पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति के अमुक पार्टी से चंदा दिया गया है, अमुक व्यक्ति ने अमुक पार्टी को चंदा दिया है। मान लीजिए कि कोई डोनर किसी राज्य में अपना काम धंधा फैलाए हुए है और उसने खासकर उस पार्टी को डोनेट नहीं किया जो सत्ता में है। किसी राज्य में कोई कंपनी है और अच्छा खासा काम उसका चल रहा है, और उस राज्य में जो वर्तमान में पार्टी चल रही है, जो सत्ता में है, उस पार्टी को चंदा नहीं दे रही है, तो उसे तो पता लग जाएगी ना। और उस डोनर का नाम सभी पार्टियों को पता चल जाएगा, तो विरोधी पार्टियां बातें करेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ दिक्कत यह है कि लोगों को चुनिंदा मसलों पर गोपनीयता देता है। अगर हम इस स्कीम को आज खारिज कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार को दूसरी ऐसी स्कीम बनाने से रोका जा रहा है जिसमें सभी के पास बराबर का मौका हो। ऐसी स्कीम लेके आइए, सरकार से कोर्ट कह रहा है। हम इसे क्यों बंद कर रहे हैं? कोर्ट ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं बराबरी के अधिकार का हनन करता है। ये हमारा फोटो है इधर साइड में। सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के सरकार से सवाल। क्या सवाल है? सवाल है पारदर्शिता का। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, साफ चाहिए एकदम, कोई घाल मेल ना हो। यह बात कतई जरूरी नहीं कि बॉन्ड खरीदने वाला इंसान ही डोनर भी हो। यह है मसला। अगर आप वीडियो को आराम से और इत्मीनान से और मजा लेकर देख रहे हैं तो मैंने एसबीआई के पास गया और एसबीआई के पास जाकर बोला कि बॉन्ड दे दो, बॉन्ड दे दो, बॉन्ड। बोले ठीक है ले लो, ये रे बॉन्ड। मैं एसबीआई के पास गया बॉन्ड लेने पैसे देकर। अभी बताऊंगा कि कैसे खरीदा जाएगा बॉन्ड। आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये बंद हो चुकी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया 15 फरवरी को। ये खरीदने गया व्यक्ति, इसका नाम है लालू। लालू खरीदने गया X रुपए के बॉन्ड, ठीक, खरीद कर आ गया। अब एक व्यक्ति है श्यामू, लालू ने श्यामू को बॉन्ड दे दिया।
श्यामू पहुंच गया नेताजी के पास। तो इस बॉन्ड पर क्या लालू का और श्यामू का नाम लिखा हुआ है? यह कह रहा है कोर्ट कि खरीदार का और दानदाता का वो तो पता ही नहीं। अब कोर्ट की जो सवाल है उसको ध्यान से देखिए। क्या है सवाल? है पारदर्शिता का। यह बात कतई जरूरी नहीं कि बॉन्ड खरीदने वाला इंसान ही डोनर यानी दानदाता भी हो। किसी कंपनी ने अपने कुछ लोगों को भेजकर बॉन्ड खरीदवा लिए 1-1 करोड़ रुपए के, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से, और फिर अलग अलग व्यक्तियों से उन पार्टियों को गिफ्ट करवाए जिससे बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं ये वाली बात कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बस उनका खाता दिखाएगा कि उन्होंने बॉन्ड खरीदा है, लेकिन बस बॉन्ड का डोनर कौन है यह जिक्र नहीं मिलेगा कि दान किसने दिया, यह नहीं पता लगेगा। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या महसूस किया कोर्ट ने? पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पार्टी मेन यूनिट है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। कोर्ट कह रहे हैं मतदाता को चुनावों में जो चंदा दिया जा रहा है, पार्टियों को जो चंदा दिया जा रहा है, वोटर को वो जानने का अधिकार है। किस किस को ये बात अभी तक नहीं पता थी, संविधान ये कहता है आरटीआई के जरिए। इसलिए कहते हैं कि सर पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, वो संविधान सभा इतनी खूबसूरत, क्या मुकाबला कर पाएंगे आज के नेता उस संविधान सभा का। महान है बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब। जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। अगर हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारी पार्टी को कौन पैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, और वो पैसे सही जगह से आ रहे हैं या नहीं, तो मैं अपने कैंडिडेट को ये सोच समझकर वोट दूंगा कि ये आदमी सही है, इसके पार्टी में पैसा वहां से आ रहा है। भैया जी, बहिनी जी, ताऊ जी, चचा जी, अंकल जी, आंटी जी, मेरे साथी भाइयों बहनों, ऐसा दिखता है एसबीआई का बॉन्ड, ठीक है, इस पर रकम लिखी होती है। एक चीज, दूसरी चीज और जानिए वो क्या है, देखिए इसे और देख लीजिए। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट वाउचर जैसा होता है। अब तक इन्हें 3-3 महीनों के अंतराल पर साल में 4 बार, एक साल में 4 बार इशू किया जाता रहा। ये 10 दिन के लिए ही इशू होते थे। अब किस तरह से, ध्यान दीजिए, जनवरी महीना है तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एसबीआई के पास जाओ, पैसे लेकर खरीद लाओ। ऐसे टमाटर आलू की तरह नहीं, 1000 रुपए का बॉन्ड मिल जाएगा, ये वाला जो कागज अभी देखा आपने, 10,000 का बॉन्ड मिल जाएगा, उसके बाद फिर 1000 के बाद में 10,000 का। पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में आपसे, फिर 10 लाख का बॉन्ड मिल जाएगा, 1000, 10,000, 10 लाख, या फिर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड मिल जाएगा।
तो लगभग 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बॉन्ड बीजेपी के पास आ चुके थे लगभग 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक। इनके जरिए होने वाली विंडो साल के जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में रहती है। फिर ये खरीदने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर भुना लेना चाहिए, वरना इसकी डेट निकल जाती है और इस बॉन्ड की रकम को प्रधानमंत्री जो दान फंड होता है एक, उसमें जमा कर दिया जाता है। उसका हिसाब उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, हिसाब की उसके प्रधानमंत्री राहत कोष जो है वो। अब ये एक रिपोर्ट और देख लेते हैं। देखिए, एसबीआई ने 9,208 करोड़ रुपए, 23 लाख रुपए और उसमें फिर बाद में के बॉन्ड बेचे, जिसमें बीजेपी को 5,271 करोड़ 97 लाख मिले, जो कुल बॉन्ड का 57% था। रूलिंग पार्टी को इतना मिलता ही है लगभग, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है भाई, आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कोई और पार्टी होती तो और वो बॉन्ड लेके आती तो उसको भी यही होता। सोचिए, विपक्षी पार्टी को कोई ज्यादा चंदा क्यों देगा? तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हाइपर होने वाली बात नहीं है। दोनों तरफ की बातें रखा करो। लेकिन खैर, कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए, बाकी आप नीचे देख ही रहे हैं। और आपने अगर इसके बारे में थोड़ा सा पहले कहीं पढ़ा है या आगे आप पढ़ेंगे तो वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना कि किस पार्टी ने बॉन्ड से चंदा लिया। बिल्कुल नहीं, मतलब जीरो लिया, मतलब लेने से मना कर दिया कि बॉन्ड से चंदा नहीं। वो कौन सी पार्टी थी? बॉन्ड पता लगा आपको? लगभग आपने सीखा होगा, समझा होगा कि बॉन्ड किसे कह रहा है। अब यह है बॉन्ड। बॉन्ड हो चुका, बॉन्ड 15 फरवरी के दिन 2024 के दिन ये हो गया बंद। ठीक, अब जितने भी बॉन्ड खरीदे गए, जिस पार्टी के पास बॉन्ड आए, एसबीआई उनका रिकॉर्ड अपने वेबसाइट पर 6 मार्च 2024 को डालेगी। ये सारा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। किसके द्वारा? ये हुक्म दे रहे हैं एसबीआई को 15 फरवरी के दिन कि आपको 6 तारीख के दिन अपना सारा डाटा तैयार कर किसे दे देना है? इलेक्शन कमीशन को, 6 मार्च तक। फिर इलेक्शन कमीशन साहब 13 मार्च के दिन अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश करेंगे कि किस पार्टी को कितने करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले, वो किन किन कंपनियों ने दिए थे, उनके नाम क्या हैं। क्योंकि आम आदमी को, आम जनता को, मतदाताओं को, ये भारत की जो गरीब जनता है, इसको जानने का अधिकार है कि हमारे प्रिय नेताजी, उनकी प्रिय पार्टी को चंदा कौन दे रहा है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे जनता ये सही निर्णय ले पाए कि हमें वोट किसे देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए। एक कथन और है जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे तो। देखिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके लिए मैंने प्यार से, अपनी श्रद्धा से बब्बर शेर नाम रखा है।
अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उनका बालक, उनकी संतान उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता। माननीय सीजेआई चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि काले धन पर काबू पाना है किससे? इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये तो इसका रास्ता नहीं है, इसके और भी विकल्प हैं, उन विकल्पों पर काम कीजिए। सरकार से ये इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि सुधर जाओ, अब छोड़ने हैं, हिसाब दे दो। अब निर्णय आपको करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो 2017 में लाई गई मनी बिल के रूप में, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा से पास कराना जरूरी है, राज्यसभा उसे 14 दिन में अगर पास कर देती है तो ठीक, वरना पास मान लिया जाता है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के रूप में लाना जरूरी था क्या? और फिर आरबीआई की रिपोर्ट, उनके अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनकी दलीलें, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो आपका दायित्व बनता है, आधिकारिक तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप वक्तव्य दें। भारत की जनता को जानना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों बंद हुए। जवाब दीजिए। भारत की जनता जानना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बंद किया। जवाब दीजिए इस बात का। जय हिंद, वंदे मातरम।